अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ ज़रियाब आरिफ। नाज़रीन, कल से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बलूचिस्तान में मौजूद हैं और आज हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दौरा कोयटा किया है और गवादर का दौरा भी उनका शेड्यूल था। लेकिन क्या ही बेहतर हो कि अगर बलूचिस्तान के तमाम मसाइल जल्द हल हो जाएं। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे भारतीय हर धर्मी की, जो कि ताहाल बरकरार है। इस पर गुफ्तगू तो होगी ही, लेकिन आखिर में हम जिक्र करेंगे पंजाब का, जहां पर माजूरी का शिकार बच्चों पर हुकूमत अदम तवज्जोही का शिकार है या नहीं। इन तमाम तरह हम टॉपिक्स पर बात करने के लिए आज प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। जनाब मुशर्रफ जदी साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर तज्जियाकार इम्तियाज गुल साहब आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तज्जियाकार डॉक्टर रिफत हुसैन और आसमा वदूद भी प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन कर रही हैं। तो प्रोग्राम की पहली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं बलूचिस्तान के हवाले से कि क्या वक्त आ गया है कि सुई गैस की सही रॉयल्टी बलूचिस्तान को दे दी जाए, हाँ या ना। इस बारे में सबसे पहले जो है वो बात कर लेते हैं अमजद शुएब साहब से। अमजद शुएब साहब, आपको क्या लगता है कि ये दुरुस्त वक्त है कि सुई गैस की रॉयल्टी जो है वो बलूचिस्तान को अब दे दी जाए, सौंप दी जाए? देखिए, ये पीपल्स पार्टी के दौर में जो उनकी ज़रदारी साहब वाली गवर्नमेंट थी, उसमें हुकूक बलूचिस्तान का एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था जिसमें एक एग्रीमेंट हुआ था और उनको 200 बिलियन रुपया वो पिछली गालिबन रॉयल्टी थी जो उन्होंने वर्कआउट की हुई थी, और आइंदा फिर हर साल 1 बिलियन से ज़्यादा थी जो रॉयल्टी उन्होंने देनी थी। ये गालिबन मामला तयशुदा है और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है उसके मुताबिक उनको पैसा भी दिया जा रहा है, और अगर नहीं दिया जा रहा तो फिर दिया जाना चाहिए। असल मसला ये है कि ये पैसा जो है, इसकी प्लानिंग आगे क्या थी, इसने खर्च कहाँ होना था, डेवलपमेंट वर्क्स क्या थे, क्या उस पर इम्प्लीमेंटेशन वाकई हो रही है या नहीं हो रही। और ये मेरा नहीं ख्याल कि इसके बारे में कोई किसी ने चेक रखा है, क्योंकि इसमें 3 हुकूमतें उस वक्त से बदल चुकी हैं दरमियान में। नून लीग वाली गवर्नमेंट भी 2 दफ़ा बदली उसमें। उससे पहले आपने देखा कि वो लश्करी साहब की गवर्नमेंट थी, अब वहाँ पे कमाल साहब हैं। तो ये हुकूमतें बदलने के साथ साथ पॉलिसीज़ वगैरह में भी मेरा ख्याल है तसलसल नहीं रहा। तो जहाँ तक हुकूक बलूचिस्तान का ताल्लुक है उसमें ये चीज़ मौजूद थी और सुई गैस वाला किस्सा जो है ये रिजॉल्व किया गया था। एक इम्प्रेशन क्रिएट किया गया था कि सुई गैस जो है वो शायद सारा पाकिस्तान सिर्फ सुई गैस पे ही काम कर रहा है, जबकि अगर आप इसको सारा इन्हिसार कर रहे हैं, अगर आप इसको एनालाइज करें या इसके फिगर्स देखें तो सुई गैस जो है वो पाकिस्तान की टोटल गैस प्रोडक्शन का तकरीबन कोई 23% है। तो 23% के हिसाब से बाकी जो सूबे हैं वो गैस आपको KPK से मिल रही है, सिंध से मिल रही है। तो ये उसी हिसाब से गालिबन उनको रॉयल्टी भी दी गई है। ये तो आपने मालूमात दी, शेयर की, लेकिन आपकी राय क्या है कि बलूचिस्तान को ये रॉयल्टी दे देना अब सही है या गलत है? नहीं, ये अगर तो ये ऑलरेडी मिल ही रही है तो सही है कि देना तो चाहिए था। ये तो मैं समझता हूँ कि आपने एक चीज़ तय कर ली कि गैस की प्रेफरेंस भी पहले उन जगहों को दी जाएगी जहां से जिन सूबों से गैस निकलती है, प्रेफरेंस उनको दी जाएगी और रॉयल्टी भी उनको कुछ ना कुछ हिस्सा उसका मिलता है। तो मेरा ख्याल है कि उसमें अगर कोई गैस की कीमतें अगर चढ़ी हैं, बढ़ी हैं अगर इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसके मुताबिक वो उसकी रॉयल्टी जो है एडजस्ट करना चाहिए, वो कर देनी चाहिए। ज्यादा हो गई है कीमतें। ठीक है, मुझे आगे बढ़े। इम्तियाज गुल साहब, आप किस राय का इजहार करेंगे? देखिए, रॉयल्टी उस सूबे का बुनियादी हक है और ख़ास तौर पर 2008-9 में जो नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत उनको ये हक उनका तस्लीम किया गया था, और उसके बाद जो बलूचिस्तान का बजट था उसमें गैस की रॉयल्टी भी शामिल थी। 45 अरब रुपए सालाना से वो कोई 150 अरब सालाना तक पहुंच गया था। असल मसला था कि वो फंड्स सही तौर पे खर्च हुए कि नहीं हुए, वो आज तक मुअम्मा है। रॉयल्टी बुनियादी तौर पे बिल्कुल मिलनी चाहिए। ठीक है, तो आपका भी जवाब यही है कि रॉयल्टी मुकम्मल तौर पर मिलनी चाहिए। मुशर्रफ, आप किस राय का इजहार कर रहे हैं? मेरे ख्याल है ये फेडरलिज्म के उसमें फ्रेमवर्क में हमें ये देखना होगा कि ये इशू, चाहे गैस रॉयल्टी का बलूचिस्तान से मुंसलिक जो इशू है, या जो पानी का या हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो मुनाफा है KP के लिहाज से, या दीगर सूबों का जो हक, जिसको वो हक समझते हैं, उसकी जो क्लेम है, उस क्लेम की बुनियाद क्या है।
اگر ہم نے جو پرانا فارمولا جو 1970 مڈ 70s سے لے کے اب تک چل رہا ہے اور جس میں ظاہری بات ہے ترمیم ہوتی رہی ہیں، اور جو 2009-10 کا جو نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہے 7واں، اس کے تحت جو فارمولا بنا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے جو ڈیبیٹ کے پیرامیٹرز ہیں ان کو ٹھیک طرح نہیں ڈیفائن کیا ہوا۔ میرا نہیں خیال کہ گیس رائلٹی اصل ایشو ہے۔ اصل ایشو یہ ہے کہ جو احساس محرومیت بلوچستان میں پائی جاتی ہے، اگر اس احساس محرومیت کو بڑھایا جاتا ہے بائی ریفرنسز ٹو دا سوئی گیس اینڈ دا رائلٹی، تو پھر سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ اس میں رائلٹی کا معاملہ کیوں نہ پورا کا پورا ریونیو جو ہے وہ حکومت بلوچستان کے کنٹرول میں ہو، اور ایک اس کے اوپر ایک پیمنٹ جو ہے وہ فیڈریشن کو جایا کرے بلوچستان سے۔ یہ ایک ڈیفرنٹ انداز ہوگا اس ایشو کو دیکھنے کا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ فریمنگ جو سوال کی ہے کہ گیس رائلٹی والا، یہ تو 1970s 80s 90s میں یہ بات چلتی رہی ہے اور چلتی رہے گی۔ ہمیں میرا خیال ہے اپنا فیڈرلزم فریم ورک کو پھر سے دیکھنا ہوگا۔ آپ اتفاق نہیں کر رہے ہیں اس چیز سے؟ ٹھیک ہے، آپ کا موقف آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی میرا تو اس حوالے سے ایک بڑا واضح نقطہ نظر ہے، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، کہ جب ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن ہوتی ہے تو اس کے اندر لوگوں کے حقوق اور ان کی ضروریات کو مقدم سمجھا جاتا ہے۔ تو ریاست کے اور خاص کسی حصے میں یا ریاست کے کسی صوبے کے اندر اگر ان لوگوں کے حقوق ان کو حاصل ہیں تو میرے خیال میں ان کو ان پرنسپل ان رائٹس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں ابھی مشرف اعظم صاحب نے جو بلوچستان کے عوام کی احساس محرومی کا احساس ان کو ہوتا ہے، تو اس کے اندر وہ آرگومنٹ جو پیش کرتے ہیں وہ مرکز کے خلاف وہ آرگومنٹ یہ پیش کی جاتی ہے کہ دیکھیں بہت سارے بلوچستان کی گیس کو پاکستان کا ہر صوبہ استعمال کر رہا ہے ماں سوائے بلوچستان کے اپنے عوام کے۔ تو ان کے احساس محرومی کو اوور کم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جوڈیشس اور وہ ایک ایکویٹیبل سسٹم آف ڈسٹریبیوشن آف گیس وہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ اور اس کے حوالے سے میرے خیال میں بلوچستان کے عوام کو اگر احساس محرومی ہے تو اگر ہم ان کا یہ حق تسلیم کر لیں گے تو اس سے ان کے احساس محرومی کو ہمیں کم کرنے بڑی مدد ملے گی۔ میرا جواب جو ہے وہ ہاں میں۔ ٹھیک ہے، آسمہ آپ کس رائے کے ساتھ جائیں گی، ہاں کے ساتھ یا نہ کے ساتھ؟ دیکھیں جی یہ ان کا حق ہے، انہیں ملنا چاہیے، مگر اس سے زیادہ ایک کنسیڈریبلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس جو اماؤنٹ کی ڈسپنسیشن آگے کیسے ہوتی ہے، وہ اس عوام تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی۔ دیکھیے احساس محرومی صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم ان کو کسی لحاظ سے اپنی فیڈریشن سے کوئی کنفرنٹیشن ہے، وجہ یہ ہے کہ وہاں کی جو فیسلٹیز ان کو فیڈریشن کی طرف سے مل رہی ہیں وہ بھی وہاں تک چینلائز نہیں ہو رہی۔ اس کے لیے پراپر پلاننگ کی ضرورت ہے کہ آپ لوگوں تک اس بینیفٹ کو کیسے پہنچائیں گے۔ ان دا ایئر کہیں اگر یہ ریزالو ہو جاتا ہے تو احساس محرومی چاہے ہم کوئی بھی ایفرٹ لیں، وہ جب تک لوگوں تک نہیں پہنچے گا اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا۔ تو یہ ان کا رائٹ ہے، اسے ملنا چاہیے، لیکن پراپر پلاننگ ہونی چاہیے، ایک پولیٹیکل ول ہونی چاہیے کہ ہم نے ان کا احساس محرومی دور کرنا ہے اور اس کا بینیفٹ ہم نے ان تک بلوچستان کی عوام تک پہنچانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو 4 نے جواب دیا ہاں اور 1 نے کہا نہ، لیکن سوال صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتے۔ سوئی گیس کی رائلٹی کیسے ایک اہم معاملہ ہے، وہ ہے لاپتہ افراد کے حوالے سے، جو کہ ابھی تک حل نہیں ہو پایا ہے۔ تو سوال یہ بھی ہے کہ کیا لاپتہ افراد کا معاملہ حل کیے بغیر بلوچستان کے حالات میں بہتری لانا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ امتیاز گل صاحب، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ آپ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جس کسی بھی شخص کو غیر قانونی طور پہ اٹھایا گیا ہو، چاہے وہ بلوچستان ہے چاہے پاکستان کا کوئی اور علاقہ ہے، میرا خیال ہے اس کے خلاف قانون کے تحت کارروائی ہونی چاہیے، شفاف انداز میں یہ تمام معاملہ طے ہونا چاہیے۔ اور صرف اس لاپتہ افراد کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی بلوچ گروپ بتاتے ہیں، لیکن جتنی بھی ہے وہ ایک جائز مطالبہ ہے، اور یہ جو بلوچستان کے عوام کے جو مطالبات ہیں، جو شکایات ہیں، یہ بھی اس کا حصہ ہے، اور اس پہ حکومت کو شفاف انداز میں جواب دینا چاہیے۔ اور جو لوگ واقعتاً یا تو کیمپوں میں جا چکے ہیں، سیپریٹسٹ یا علیحدگی پسندوں کے ساتھ مل گئے ہیں، یا جو گرفتار ہیں، حکومت کو اس کے حوالے سے عوام کو اور ان کے جو اہل خانہ ہیں انہیں ضرور آگاہ کرنا چاہیے۔
تو آپ کی نظر میں بلوچستان کے حالات میں بہتری کا جو معاملہ ہے وہ اس سے بھی آ کر جڑتا ہے؟ جی یہ ایک مسئلہ ہے، اس کو بھی ایڈریس ضرور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، امجد شعیب صاحب آپ کس رائے کے ساتھ جائیں گے؟ یہ بالکل بہت سارے جو پرابلمز ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ انسانی مسئلہ ہے اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ قانون کی روشنی میں اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. اور اگر کوئی غیر قانونی کہیں پہ کسی کی ڈیٹینشن ہے یا کسی کو اغوا کیا رکھا گیا ہے تو وہ لازماً ہمیں ڈسکلوز کرنا چاہیے اور اس کو سامنے لے کے آنا چاہیے. لیکن یہ ہے ذرا کمپلیکس مسئلہ کیونکہ اس میں سے بہت سارے جب ہم نے یہ اس کے جسٹس جاوید اقبال کے کمیشن نے جب لوگوں کو تلاش کرنا شروع کیا تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فراری کیمپوں سے نکلے یا بعض جو ہیں وہ مڈل ایسٹ میں سے ان کا پتہ چلا کہ مڈل ایسٹ میں موجود ہیں، فیملیز کو پتہ نہیں تھا. تو بات یہ ہے کہ اس کو اتنا بلو اپ نہیں کیا جانا چاہیے کہ یہ نظر آئے یوں معلوم ہو کہ سارے لوگ جو ہیں وہ ریاست نہیں کہیں رکھے ہوئے ہیں، لیکن اگر رکھے ہیں تو وہ نیچرلی ان کو بازیاب ہونا چاہیے، ان کو سامنے لانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ بھی ہاں کی رائے کے ساتھ جا رہے ہیں کہ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، حکومت کو اس پر بھی غور کرنا ہوگا. انسانی مسئلہ ہے یہ، بالکل ٹھیک ہے. مشرف معاملہ یقینی طور پر کمپلیکیٹڈ ہے جس طرح کہ ابھی امجد شعیب صاحب نے کہا، اور یہ براہ راست بلوچ عوام سے بھی جڑا ہے. آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جب تک اس معاملے کو بہتر نہیں کیا جاتا حالات میں بہتری آنا مشکل ہے؟ ہاں، لیکن یہ ایشو صرف جو ہے لاپتہ افراد کا پتہ کرا دینے کا ایشو نہیں ہے، یہ قومی ایٹیٹیوڈ اور اپروچ کو تبدیل کرنے کا مسئلہ ہے. آپ نے اس ملک میں کئی سالوں تک جو ہے بلوچ سرداروں کے ساتھ ایک کوئڈ پرو کو کیا ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہم تمہیں تمہاری فیس دیتے رہیں گے، تم جو چاہے اس صوبے میں کرو، اپنی عوام کے ساتھ جو چاہے کرو، بس تم نے اسلام آباد آ کے زیادہ شور نہیں مچانا. 50 سال 40 سال 30 سال 10 سال 15 سال ڈیفرنٹ گروپس کے ساتھ یہ ڈیفرنٹ سٹیجز پہ یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا. پھر جب وہ سردار جو ہے وہ ناراض ہوئے، ان کے اوپر پریشر آیا یا ان کی نیت خراب ہو گئی، کچھ کیسز میں یقیناً ایسا بھی ہوا ہوگا کہ وہ پاکستان کے مخالف ہو گئے، تو پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ اب دے دھنا دھن ہم جو ہے لوگوں کو ماریں گے، ان کو ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون جو ہے ملک دشمن ہے کون نہیں ہے، اور لوگوں کو جو ہے لاپتہ کر دیں گے. اب اگر بنیاد ہماری جو ہے اس پورے ایشو کی جو ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے عوام کے مسائل ہم نے حل کرنے، تو ظاہری بات ہے پھر لاپتہ افراد کا پتہ کرانا جو ہے اس سے پورا معاملہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ جو لاپتہ افراد واپس گھر آئیں گے ان کے اوپر جو بیتی ہوگی، ان کی فیملیز پہ جو بیتی ہوگی، وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے یا جھنڈے اٹھا کے پاک فوج کو سلام تو نہیں کریں گے. ان کا تو ایک غصہ جو ہے جو شاید در حقیقت جو ہے بنتا بھی ہو، اس غصے کو ہم کس طرح ڈیل کریں گے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہارڈ اپروچ ہے اس ملک میں، اور ہم نے جو یہ سمجھا ہوا ہے کہ جو بھی شور مچائے اس کو کچل دیا جائے، اس کی آواز نہ سنی جائے، اس کو ملک دشمن قرار دے دیا جائے، یہ اپروچ نہیں چلے گی. اپروچ ہمیں وہ لینی پڑے گی کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، اور اگر یہ ہم سے ناراض ہیں تو ہم نے ان کو اپنے گلے لگانا ہے اور چھوڑنا نہیں ہے، چاہے یہ جتنا شور مچائیں، جتنی گالیاں دیں، جتنے ناراض ہوں. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ زبردستی، اس کا مطلب یہ کہ جو ان کی گریونسز ہیں ان کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. جو لاہور اور اسلام آباد اور کراچی میں وسائل جو ہے موجود ہیں اور جو فیسلٹیز جو ہے ہمیں اویلیبل ہیں، وہی ہمارے بلوچ بہن بھائیوں کو ہر خطے میں بلوچستان کے ہم نے فراہم کرنی ہے، چاہے اس میں جتنے پیسے اسی آپشن کے ساتھ ہے کہ ہاں مسائل میں ایک یہ مسئلہ بھی شامل ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی میرے خیال میں یہ قانونی بھی مسئلہ ہے، لیکن اس سے بڑھ کے یہ ایک انسانی مسئلہ ہے، اور اس کو ہیومن اگر اینگل سے دیکھیں تو کسی بھی ریاست کو جو کہ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کہتی ہے، جو اپنے آپ کو ایک ریسپانسبل ریاست سمجھتی ہے، اس کو حق یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی سیکیورٹی ایجنسیز یا وہ ادارے یا وہ گروہ جو سیکیورٹی ایجنسیز کے خلاف لڑ رہے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی حق ہونا چاہیے کہ وہ عوام کو غائب کر دیں، عوام کو جو ہے وہ بے دردی سے مار دیں اور پھر ان کا پتہ بھی نہ چلے. تو میرے خیال میں اگر کسی اور مہذب ملک کے اندر اس قسم کی ڈس اپیرنسز اگر ہو رہی ہوتی تو میرے خیال میں اس ریاست کو اپنے آپ کو ڈیموکریٹک
डेमोक्रेटिक कहलवाने के हवाले से उनको काफ़ी मसाइल पेश आते, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर वो अगर हम अदाद शुमार का देखें तो तकरीबन 16 से 1700 ऐसे लोग हैं जिनको मुख्तलिफ, मैं ये नहीं कहता कि सिक्योरिटी एजेंसीज ने उनको गाइड किया है, लेकिन प्रिजम्पशन ये है कि वहाँ पे चूँकि सिक्योरिटी एजेंसीज का बहुत ज़्यादा अमल दखल है, तो इन लोगों की डिसअपेरेंस के अंदर जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज का हाथ होगा। इस मामले की कानूनी तौर पे इसकी तहकीक होनी चाहिए और इसको, और अगर हम इस मसले को हल कर लेंगे तो मेरे ख्याल में हमें बलूचिस्तान के हालात को बेहतर करने में बड़ी मदद मिलेगी। तो आपकी नज़र में भी ये मामला उतना ही इम्पोर्टेंट है। आसमा, आप क्या कहेंगे? जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये एक ह्यूमन लेवल पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, कानूनी लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जैसे कि सर ने कहा कि हमें इन लोगों को ओन करने की ज़रूरत है। वो ये पाकिस्तानी हैं, उन्हें ओन करें, एम्ब्रेस करें। हमें एक बलूचिस्तान हमारी एक न्यू बिगिनिंग का पहला कदम है, दरवाज़ा वहीं से खुल रहा है। उनकी जितनी भी रिजर्वेशंस हैं उसे दूर करना है। वहाँ पे वही फैसिलिटी जैसे सर ने कहा जो हमें अवेलेबल है, अवेलेबल होनी चाहिए। वही प्रोविजंस जो मुझे अवेलेबल है वहाँ पे एक लड़की को होनी चाहिए। तो इसके लिए जितना भी हम कर सकें हमें करना ज़रूरी है। और ये मिसिंग पर्सनस का इशू ट्रांसपेरेंसी से और एक ओपन कम्युनिकेशन के थ्रू अगर रिजॉल्व करने में हम कामयाब होते हैं तो ये एक अच्छी बुनियाद डालेगा इस बिगिनिंग की। ठीक है, आपका भी यही कहना है कि ये इसकी शुरुआत में एक अच्छी बुनियाद डालेगा और ये मामला हल होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि दीगर बाकी बलूचिस्तान के मसाइल। तो 3 ने कहा नहीं और 2 ने हाँ की राय का इजहार किया है। नासिर लेने एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जैश ए मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर के हवाले से बात करेंगे, जिस पर अमेरिका ने एक इंतहाई अहम फैसला किया है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद अब हम बात करेंगे जैश ए मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर के हवाले से, जिस पर अमेरिका ने एक अहम फैसला किया है और कहा है कि अगर मसूद अजहर को दहशतगर्द करार दिया जा रहा है तो ये मामला कमेटी में ले जाने के बजाय सलामती काउंसिल में ले जाया जाएगा। तो सवाल ये कि अमेरिका का मसूद अजहर को दहशतगर्द करार देने के लिए कमेटी के बजाय सलामती काउंसिल में जाने का ये फैसला दुरुस्त है या नहीं है? इम्तियाज गुल साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, तो इसका हाँ ना में जवाब देना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बड़ी वाज़ेह बात है कि ये एक भारतीय हुकूमत का एजेंडा है जो अमेरिका के ज़रिए बयान किया जा रहा है। और अमेरिकी फ़ॉरेन सेक्रेटरी पॉम्पेओ जो हैं उन्होंने भी इस मूव की हिमायत की है, बल्कि उन्हीं की तरफ से ये मामला सलामती कौंसिल में लाया जा रहा है। तो मेरा ख़्याल है इसकी वजह से पाकिस्तान पे और चीन पे मज़ीद प्रेशर बढ़ेगा। अब दुरुस्त या गलत इस वक्त इस मौके पे ये कहना गलत है। चीन ने अलबत्ता ये कहा है कि इस पे मज़ीद बातचीत की ज़रूरत है। अगर चीन का और पाकिस्तान का नुक्ता नज़र देखें तो उस लिहाज से ये अमेरिका का ये फ़ैसला मौजूदा हालात में गलत है। मौजूदा हालात में अमेरिका का ये फैसला गलत है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इसका पाकिस्तान पर भी असर होगा। अमजद शुएब साहब, आप क्या कहेंगे इस मामले पर? देखिए, बात यह है कि जो एतराज़ चाइना ने पहले उठाया था वो आज भी मौजूद है और इसका ताल्लुक है 1267 कमेटी से, और ये कमेटी में ही जो कि टेररिज्म से रिलेटेड है उसी में ये इसकी बात हो सकती थी। ये सलामती काउंसिल में लाना ये मेरा ख्याल है एक प्रोसीजरल वायलेशन भी है। और मेरा अपना अंदाज़ा है कि चाइना अगर यहाँ पे डिस्कस होता है सिक्योरिटी काउंसिल में तो चाइना इसको वीटो करेगा, और ये उसका स्टांस बड़ा एक मैं समझता हूँ असूली है कि 2 पार्टियां जो इसमें मुलव्वस हैं वो बैठ के पहले डिस्कस करें, क्योंकि इंडिया ने आज दिन तक इसके बारे में हमें कुछ सबूत मुहैया नहीं किया। और इसमें जो खदशा है वो यही है कि वो जिस पे चाहे अगर इंडिया उंगली रख दे कि जी फलां को दहशतगर्द डिक्लेयर कर दें और अमेरिका इंडिया को खुश करने के चक्कर में उसके साथ शामिल होकर तो ये कार्रवाई शुरू करा दे, तो ये मेरा ख्याल है ख़तरनाक चीज़ हो सकती है, आपके लिए मसाइल बढ़ सकते हैं। इसका कोई असूली रास्ता जो चाइना बता रहा है वो अपनाना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि चाइना अपने असूली मौक़िफ़ पे कायम रहेगा और इसको वीटो करेगा अगर सिक्योरिटी काउंसिल में ही आया। तो आपके नज़दीक ये मामला, ये फैसला कितना दुरुस्त है या नहीं है? गलत। मैं समझता हूँ ये दुरुस्त नहीं है। अमेरिका का ये कदम दुरुस्त नहीं है, उसको नहीं करना चाहिए थी। ठीक है, मतलब ये फैसला जो है इससे पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, इंडिया 4 लोग इसके साथ कहीं ना कहीं ताल्लुक जुड़ा हुआ है। तो किस तरह से देख रहे हैं आप इस फैसले को?
देखिए ये फैसला नया नहीं है। यकीनन इसको सिक्योरिटी काउंसिल में लाना, जो UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267 है, उसकी जो कमेटी है जिसको दाइश और अलकायदा सैंक्शंस लिस्ट कमेटी कहा जाता है, उसका ये काम है कि तयन करना कि इस पे कौन से गिरोह और कौन से इनफरादी तौर पे लोगों को उस पर डालना चाहिए। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनका बहुत देर से ये मौक़िफ़ रहा है कि इस पे जो इंक्लूजन है वो एक टेक्निकल बिना पे नहीं बल्कि एक सियासी बिना पे किया जाता है। तो अगर लफाजी या टेक्निकलिटीज़ पे डिस्कस करें या डिबेट करें तो यकीनन एक सवालिया निशान ज़रूर उठता है कि ये इस तरह से क्यों किया जा रहा है। और यकीनन हम सबको ये पता है और सबको पता रहना चाहिए और हम सबको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान जो है वो कभी भी पाकिस्तान के हक में UN पे नहीं बोलेगा। उसकी एक बड़ी वजह ये कि जो जिंदगी की सबसे बड़ी, हिंदुस्तान की जिंदगी की सबसे बड़ी शिकस्त है वो उसको उसी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पे उसको देखनी पड़ी जब कश्मीर को एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूट करार दिया गया। पाकिस्तानियों का ये कहना कि अगर वो UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन मैटर नहीं करती तो फिर 1267 क्यों करती है, ये भी समझ आ सकती है। लेकिन इन सारी बातों के बाद सबसे जो अहम जो इसमें नुक्ता है वो ये समझने वाला है कि ये एक नया चैलेंज पाकिस्तान के लिए नहीं है। ये चैलेंज 1998 से, बिफोर 9/11 से चलता आ रहा है और जो मुहिम हिंदुस्तान ने लेट 90s में शुरू की उसकी कामयाबी जो है वो उसको 3-4 साल बाद ही मिलना शुरू हो गई थी। दीगर जमातें जो पाकिस्तान बेस्ड हैं, जो 1267 रेजोल्यूशन के तहत लिस्टेड हैं, उनका वजूद पाकिस्तान में था और पाकिस्तान ने भी उनको बैन किया, UN सिक्योरिटी काउंसिल ने भी उनको बैन किया, उसके बावजूद लेकिन वो ऑपरेट करती रही। हाल के पेश नजर मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर ये फैसला बहुत खतरनाक है और पाकिस्तान ने इस नहज पे इन चीजों को क्यों आने दिया। हमें अपने मुल्क के और इस मुल्क के अंदर जो होता है उसकी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी होगी और ये गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड जो रहा है न सिर्फ इस मामले पर बल्कि दीगर जो मामलात हैं जिनकी वजह से अमेरिका इतना ज्यादा भिन्नाया हुआ है, हमें खुद भी झांकना पड़ेगा कि ये कौन कौन से उसूल हैं, कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से UN सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स, UN सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप में सिवाय चाइना के चारों ममालिक इंक्लूडिंग रशिया, ऑल्दो रशिया अब इतना नहीं बोलता जितना पहले बोलता था, वो हमारे खिलाफ क्यों हुए। ये सवाल हमने खुद से पूछना है और अंदरूनी तौर पे अभी मैंने भी आपसे एक सवाल, मेरे भी सवाल का अपने जवाब देना है कि ये फैसला दुरुस्त है या नहीं है, फिर मुझे अभी डॉक्टर साहब की तरफ भी बढ़ना है। ये फैसला नया नहीं है। अमेरिका इस मौजू पे पाकिस्तान से इल्तमास, जबरदस्ती, बदमाशी, प्यार, पैसे, हर तरह से पिछले 15 साल से बात करता रहा है। तो अगर पाकिस्तान ये हम प्रेजेंट करने की कोशिश करें कि कोई बड़ा सरप्राइज है कि अमेरिका इतने बड़े पैमाने पे चीज को ले जाएगा, तो ये गलत होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मानो मेरे ख्याल में एक बड़ी ही अहम डेवलपमेंट हुई है जिसका तल्लुक परसों के हालात से है, जब एक यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने एक नई रेजोल्यूशन पास की है विच इज कॉल्ड 2462। उसके तहत उन्होंने तमाम जो पिछली रेजोल्यूशन उनको रिकॉल किया इंक्लूडिंग 1267 और वो 1373 के हवाले से भी उनको रिकॉल करते हुए उन्होंने मेंबर स्टेट्स को कहा है कि ये आपकी अपनी कौमी और आपकी इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तमाम जो दहशतगर्द कुव्वतें या जो जमातें या उनके अफराद, और ये मेरे ख्याल में एक नई बात है, उसके अंदर अफराद का भी जिक्र किया गया, उनकी टेरर फाइनेंसिंग को आप बंद करें और उनके ऊपर आप कदगन लगाएं। तो मेरे ख्याल में इस रेजोल्यूशन के पास होने से अमेरिका को ये लगा कि अगर चीन ने उस रेजोल्यूशन को अपोज नहीं किया, ये यूनानिमस रेजोल्यूशन पैदा हुई है, तो फिर वो भारतीय एजेंडा के मुताबिक वो दहशतगर्द इनको करार देना चाहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में भारतीय एजेंडा हो या ना हो, मैं मुशर्रफ साहब की बात से बिल्कुल 100% एग्री करता हूं कि हमें इन दहशतगर्द कुव्वतों को अगर उनके खिलाफ शवाहिद मौजूद है तो हमें उसमें कोई देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितना हम इसके ताख़ीर करेंगे, ले तो लाल से काम लेंगे, उतना ही वो इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो मुकदमा वो हमारे खिलाफ दहशतगर्दी की कुव्वतों को पनाह देने के वजह से मजबूत होता जाएगा। और ये ऐसे नाजुक वक्त के ऊपर हो रहा है जब TFT की भी की तरफ से भी आपके ऊपर प्रेशर है और जब आपके ऊपर IMF का भी प्रेशर है। तो इस सारे कंटेक्स्ट के अंदर मेरे ख्याल में इस फैसले को
हुकूमत पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर जो है वो गहरी नज़र से देखना चाहिए और इसको इंडियन ड्रिवन एजेंडा मतलब आप भी नहीं कि ऑप्शन के साथ ही जा रहे हैं, ठीक है। आसमा, आपका ओपिनियन क्या है? देखिए जी, जो इसका प्रोसीजर है उसको फॉलो होना चाहिए था। अभी जिस तरीके से उसको बाईपास किया गया है, ये ऑब्वियसली एक इंक्लिनेशन टुवर्ड्स इंडिया है अमेरिका की, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान और चाइना से जो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इंडिया लेना चाह रहा है और यूएस इंडिया के थ्रू लेना चाह रहा है, उसको हम इग्नोर इस पूरी सिनेरियो में कैसे कर सकते हैं? ये इसका लिंक डायरेक्टली उसके साथ है। इस वक्त अगर हमारी जो हम अपनी पॉलिटिकल पोजीशन जो हमारी इवॉल्व हो रही है, उसमें उसको ब्लो देने के लिए ये राइट टाइम है उनके लिए, अगर वो इस चीज़ को इनिशिएट करते हैं। जैसे कि सर ने कहा, इस वक्त एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। इस वक्त हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। हम जो कुछ भी करेंगे अपने मुल्क के लिए, अपनी बेहतरी के लिए करेंगे, लेकिन अमेरिका का ये एक्शन इस वक्त क्लियरली इंडिया नवाजी को शो करता है, उनकी इंक्लिनेशन शो करता है इंडिया के लिए, और बिल्कुल गैर मुनासिब है। प्रोसेस को फॉलो होना चाहिए। तो पाकिस्तान के मुखालिफ और भारत के साथ अमेरिका के फैसला और मेरे तमाम तज्ज़ियाकार इससे मुत्तफिक भी दिखाई दे रहे हैं। अगला सवाल भारत के हवाले से है कि भारत यकीनी तौर पर हम देख रहे हैं कि कश्मीरियों का कत्लेआम उसके लिए कोई छोटी बात नहीं है, और ऐसे में अचानक करतारपुर राहदारी मीटिंग जो है उसे भी मौखर कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि भारत अमन के हवाले से किस हद तक संजीदा है, खित्ते में है भी या नहीं? अमजद शुएब साहब। देखिए, इसमें संजीदगी का मसला नहीं है। इसमें बड़ी सीधी सी बात है कि करतारपुर खोलने की सिखों की ख्वाहिश थी, सिखों ने बड़ी दफ़ा अपनी हुकूमत से कहा, लेकिन ये प्रपोजल भारत की तरफ से नहीं आई, ये पाकिस्तान ने एक तरफा की। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि भारत सिखों के मामले में ये कतई नहीं चाहता था कि कोई ऐसा कदम उठाया जाए या ऐसा कदम हो जिससे कि पाकिस्तान के बारे में सिखों में गुडविल पैदा, वो सिखों को शक की निगाह से देखता है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से वो करतारपुर के कॉरिडोर को खोलने के मामले में कभी भी ज़्यादा सरगर्म नहीं रहे। आपने देखा जब हमने उसकी ओपनिंग सेरेमनी भी की तो उसमें सुषमा स्वराज को बुलाया गया, उसको इनवाइट किया था, वो नहीं आए और उन्होंने बड़ा लो लेवल पे इसको हो गया। तो वो लगता यही है कि वो इसको स्कटल करना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं कि किसी न किसी तरह ये स्कटल किया जाए। असल किस्सा यहाँ पे आके ये होगा कि ये जो स्कटल जब किया जाता है, या इसको अगर आगे आपको साल के आखिर में 550वीं बरसी आ रही है गुरु नानक की, उस पर अगर सिख नहीं आ सकते और इसका मलबा पाकिस्तान पे डाला जाता है कि जी पाकिस्तान की वजह से ये हम नहीं खोल सके, और पाकिस्तान आगे से खामोशी इख्तियार करता है। जिस तरह टेररिज्म के मामले में हमने अपना नैरेटिव कभी आगे नहीं रखा और भारत हमारे 70,000 लोग मारे गए, भारत हमें ही टेररिस्ट दुनिया में डिक्लेयर करवाने में कामयाब हो गया। तो ये चीज़ जो है, ये सिखों की जो गुडविल हमने कमाई थी वो ज़ाया हो जाएगी। ये बड़ा ज़रूरी है कि स्टेज के ऊपर ये हम मेहनत करें, सिख कम्युनिटी तक रीच आउट करें और उनको ये बताया जाए कि हम बिल्कुल खोलने के लिए तैयार बैठे हैं। ये भारत है किसी न किसी वजह से, किसी न किसी तरीके से इसको सकटल कर रहा है, इसको ये सबोटाज कर रहा है, और ताकि सिखों का प्रेशर अपनी हुकूमत पे आए और भारत मजबूर हो आपसे बात करने के लिए और इसको खोला जाए, ताकि जिस नीयत से हमने किया है वो पूरी हो। इस साल के आखिर में एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि भारत इस मामले में संजीदा नहीं है। इम्तियाज गुल साहब, आपको भी लग रहा है कि वाकई भारत इस मामले में संजीदा नहीं है? हमारी की कराई मेहनत पर पानी फिर जाएगा? देखिए, बिल्कुल संजीदा नहीं है भारत, क्योंकि ये उसकी पॉलिसी है। पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान को जहाँ जहाँ मुमकिन हो कचौका लगाना है, जद पहुँचानी है, और उसी वजह से आपने देखा कि अब करतारपुर के हवाले से मीटिंग से भी उन्होंने इनकार कर दिया है। तो बुनियादी तौर पे इसमें संजीदगी की बात नहीं है, बल्कि पॉलिसी की बात है, और पॉलिसी का मकसद है पाकिस्तान को हर जगह पे रेजिस्ट करना, मुज़ाहमत करना, बदनाम करना। और मेरा ख़्याल है जब तक नई हुकूमत नहीं आती मई के आखिर में, भारत की पॉलिसी यही रहेगी। ठीक है, आपकी नज़र में भी भारत संजीदा नहीं है इस तमाम तर मामले पर संजीदगी दिखाने के लिए? डॉक्टर साहब, आप किस राय का इजहार करेंगे, आप क्या कहेंगे? जी, मैं जो पिछले एनालिस्ट ने कहा, मैं उनकी तजिए से और उनकी आरा से पूरी तौर पर मुतफिक एग्री कर रहे हैं। मसला संजीदगी का नहीं है, वो भारत की एक सोची समझी एक पॉलिसी है कि पाकिस्तान को नीचा दिखाया जाए। उसी के हवाले से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जारियत भी की, जबकि पुलवामा के अटैक के बाद उनका अभी तक नैरेटिव यही है कि उसके अंदर जैश
मोहम्मद इन्वॉल्व है और उसके बारे में फॉरेन ऑफिस का भी मौक़िफ़ सामने आ गया, जिसमें उन्होंने अपना जो प्रिलिमिनरी जवाब दिया है, हिंदुस्तान ने जो डोसिए पाकिस्तान को दिया उसमें उन्होंने कहा है कि जैश ए मोहम्मद तक का उसके अंदर जिक्र भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान अपने पुराने नैरेटिव को लेकर चल रहा है, जिसका मतलब ये है कि जब भी उनको मौका मिले वो पाकिस्तान के जो मफादात हैं वो कश्मीरी अवाम के हकूक़ के हवाले से हों या उनके प्रोटेक्शन के हवाले से हों या सिखों के लिए जो राहदारी का मामला हो उसको भी ब्लॉक किया जाए और पाकिस्तान को जो है वो तनहा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की लम्हा फ़िक्रिया है कि ये सारा कुछ करने के बावजूद भी क्यों हम बार बार इंडिया से इस बात की तवक्को रखते हैं कि जब इलेक्शन हो जाएंगे और अगर इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत आएगी पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगी। मेरे ख्याल में वी शुड नॉट लिव विद दिस फॉल्स होप और मेरे ख्याल में हमें अपनी तैयारी रखनी चाहिए। और ये जो तासुर आता है, बिल्कुल बिल्कुल जो तासुर आता है कि जब तक इलेक्शन नहीं होते मामला जो है वो बेहतर नहीं है, शायद इलेक्शन हो भी जाएंगे तो भी सूरत हाल जो की टू ही रहेगी। जी मैंने तो हमेशा बारहा ये कहा है, टीवी के प्रोग्रामों के अंदर भी कहा है और अभी इस बात को रिएटरेट कर रहा हूँ वेरी ब्रीफली कि मोदी साहब की हुकूमत जब तक वहाँ पे मौजूद है, जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट उन्होंने कल्टीवेट किया हुआ है, उसकी मौजूदगी में दोनों वाले के दरमियान ताल्लुकात बेहतरी के तरफ। मुशर्रफ, आपको भी लगता है कि पाकिस्तानी मफादात से खेल रहे है भारतीय हुकूमत, अमन के लिए संजीदा नहीं है? इस वक्त तो कतई संजीदा नहीं है। इस वक्त तो उनसे कोई उम्मीद रखना भी जो है वो बिल्कुल मैं समझता हूँ माकूल नहीं है, क्योंकि इलेक्शन होने वाला है और अनफॉर्चुनेटली मुंबई अटैक के बाद ख़ास तौर पे इंडिया में पाकिस्तान हेट्रेड और पाकिस्तान पैरानोया जो है वो एक इंफॉर्मेशनल प्रोडक्ट बन चुका है और उस प्रोडक्ट को जो है फिर चार चांद लगाए जाते हैं, उसको शाइन करके और पेश किया जाता है। और इसमें सिर्फ बीजेपी शरीक नहीं, मैं समझता हूँ कि जो कांग्रेस की हिस्ट्री है पाकिस्तान के लिहाज से, जो नेहरू से लेके इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी, और अब अगर किसी ने कोई गलत फहमी हो तो वो उसको मैं दूर करना चाहता हूँ कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी भी उन्हीं के नक्शो कदम पे चलेंगे। इंडिया में किसी भी इस्टेब्लिशमेंट से मुताल्लिक जो भी ग्रोह होगा वो पाकिस्तान मुखालिफ है और पाकिस्तान मुखालिफ रहेगा। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है और जो पिछले मैं समझता हूँ 1.5 या 2 साल में पाकिस्तान की हिकमत अमली रही है, जिसमें एक कलीदी और अहम किरदार जो है वो हमारी फौजी लीडरशिप का रहा है। बैक चैनल कम्युनिकेशन ओपन करके और एक तरफ तो जो टेम्परेचर था LOC पे उसको मैनेज किया, उसके साथ साथ एक रोड मैप जो है वो पेश किया कि अगर आप पाकिस्तान से संजीदा होकर बात करेंगे तो बहुत सारी क्विक विंस जो हैं वो डिलीवर हो सकती हैं, जिसमें करतारपुर कॉरिडोर एक हिस्सा है। मैं समझता हूं जब इलेक्शन हो चुके होगा तो जो अपर हैंड पाकिस्तान ने गेन किया है, जो मैं समझता हूं शुरुआत जिसकी फरवरी और मार्च 2018 में थी और जिसकी एक बड़ा सुतून जो है वो पुलवामा आपकी राय और आपकी वजाहत यही है कि वाकई मौजूदा सूरत-ए-हाल में देखिए पाकिस्तान के पास अब अपर हैंड है और ये अपर हैंड जारी रहेगा और इंशाअल्लाह हम इलेक्शन के बाद देखेंगे एक नरमी आएगी हिंदुस्तान में, इसलिए नहीं कि उनके दिल जो है वो मन गए हैं या वो किसी तरह से प्रो पाकिस्तान हो गए, लेकिन इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी विकेट को प्रोटेक्ट किया है और बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई है और इंशाअल्लाह ना सिर्फ विकेटें लेंगे बल्कि वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। ठीक है आसमा, इस सवाल में मैं आपको थोड़ा मुख्तसर सा वक्त दूंगी, मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए जी, जब तक ये इलेक्शन है तब तक तो ये एंग्जाइटी इनकी बढ़ती रहेगी। देखिए वहाँ पे अभी जो डायनामिक्स हमने अभी विधानसभा के इलेक्शन में देखे ये कि कांग्रेस इज़ नॉट द बेसिक स्टेक होल्डर। कांग्रेस ने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे बीजेपी डाउन आई है। वहाँ की जो लोकल पार्टीज़ हैं उन्होंने बेसिकली ज़्यादा थ्रेट किया है और अगर कोई कोलिशन गवर्नमेंट इन द कमिंग टाइम आ जाए तो वो चीज़ें काफ़ी तब्दील हो जाएंगी। तो पीस के लिए तो फिलहाल आप बिल्कुल उम्मीद ना रखिए कि वो किसी तरीके से पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के टुवर्ड्स हेट्रेड जैसे सर ने कहा एक कार्ड है, एक प्रोडक्ट है जो वहाँ बिकता है और इसको बेचने के लिए मीडिया उनके साथ टोटली अलाइंड है। तो वो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ये अनरेस्ट जो कि आपका मीडिया सपोर्ट करता है। तो हमारा उनका पीस के टुवर्ड्स इंक्लाइन होना बिल्कुल एक ख्वाब है जब तक ये इलेक्शन नहीं होते। इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट आएगी उसकी इंक्लिनेशन हम देखेंगे। ठीक है, तो भारत इस वक्त अमन के लिए संजीदा नहीं है और तमाम तज्ज़ियाकार इस बात से इत्तफाक कर रहे हैं। ना प्रोग्राम में अभी लेंगे ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। नाज़रीन, इदारा तालीम व आगाही ने 150 देहातों का सर्वे किया है और सर्वे रिपोर्ट कुछ यूं है कि पंजाब में 18% बच्चे किसी माजूरी का शिकार हैं, 47% लड़कियां हैं इनमें शामिल, जबकि ये भी बताया गया है सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कि 1264 माजूर बच्चों में से सिर्फ 183 बच्चों को स्पेशल स्कूल में तालीम की सहूलियात मैसर हैं। अब सवाल ये है कि क्या पंजाब हुकूमत की माजूर बच्चों और सिन्फी इम्तियाज के हवाले से पॉलिसी ठीक है या नहीं? मुशर्रफ, आप क्या कहेंगे इस मामले? देखिए, पहले तो ये कि ये सर्वे ज़रूर पंजाब में हुआ होगा, लेकिन इसको पंजाब के तनाजुर में देखना जो है वो मुनासिब नहीं है। किसी भी मुल्क के हिस्से में तालीम के हवाले से जो सहूलियात फराम होनी चाहिए एक आम पाकिस्तानी को, वो उसको नहीं फराम की जाती। ज़ाहिरी बात है, जब आपके मुल्क में 5 से 16 साल के दरमियान स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद 22 मिलियन से ज़्यादा होगी, तो फिर जो स्पेशल ग्रुप्स हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हों, डिसेबल्ड लोग हों या दीगर और डिसएडवांटेज ग्रुप्स हों, ख़ास तौर पे जो सबसे गरीब तबका है पाकिस्तान में, तो उनके लिए तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जब लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कराची जैसे शहरों में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पॉपुलेशन भी मिल जाती है, और जब मयार तालीम, ख़ास तौर पे मयार तालीम जो आपको सरकारी स्कूलों में मिलता है वो इतना कम हो, तो ये उम्मीद रखना कि डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए सहूलियात जो है वो मुकम्मल होंगी, ये अनरियलिस्टिक है। पॉलिसी बिल्कुल ठीक नहीं है, और वो सिर्फ पंजाब का इशू नहीं है, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए वो सहूलियात नहीं फराहम की जाती जो उनका हक है। ठीक है, नहीं के ऑप्शन के साथ आपका जवाब आ गया। अमजद शुएब साहब। ये बिल्कुल मेरा ख्याल है हमें पूरे पाकिस्तान के तनाज़ुर में बात करनी चाहिए। सर्वे एक जगह का हुआ है और ये एक ऐसा शोबा है, ये एक ऐसा एस्पेक्ट है हमारे तालीम का जिस पे बहुत ही कम तवज्जो है। बड़ा, आप रावलपिंडी में मैं जहाँ रहता हूँ, यहाँ सिर्फ एक स्कूल है जो इस तरह के बच्चों को देखता है और नेचुरली उसकी कैपेसिटी लिमिटेड है। तो ये मेरा ख्याल है कि एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें फेडरल गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को इस पर सेंसिटाइज करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे जो हैं अगर उनकी तालीम मुनासिब हो जाए तो ये एक अच्छी यूज़फुल ज़िंदगी, कम से कम अपने लिए ये अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, अपनी ज़ात को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। और अगर नहीं होगा तो फिर ये माशरे पे बोझ बनेंगे और ये मेरा ख्याल है एक नाइंसाफ़ी होगी। ये पूरे मुल्क के मेरा ख्याल है तो ये पॉलिसी ठीक नहीं है। इम्तियाज़ गुल साहब जी, इस हवाले से मैं समझता हूँ तालीम और फिर खुसूसी बच्चों की तालीम के हवाले से पॉलिसी नाकाफ़ी है और इस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक पंजाब की बात है, वो इसलिए शायद वहाँ पे सर्वे किया गया कि गुज़िश्ता 25 बरसों में वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। सिंध में भी किया जाना चाहिए था। पंजाब का मुवाजना किसी दूसरे सूबे से नहीं किया जा सकता। 10 साल वहाँ एक जमात ने गुजारे, 6-7 साल दूसरी जमात ने मुसलसल गुजारे, तो शायद इस वजह से वहाँ पे ये सर्वे किया गया। और अफसोस की बात है कि वहाँ पे भी तब्दीली नहीं आ सकी है तालीम और खुसूसी बच्चों की तालीम के हवाले से। ठीक है, आपकी ऑप्शन भी नहीं है। डॉक्टर साहब, आप क्या कह रहे हैं? जी, मेरे ख्याल में ये पॉलिसी नाकाफ़ी है, उसके बारे में तो कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ, क्या ज़हनी और जिस्मानी माजूरी ही हमारी एक वजह है कि लोगों को, जब आप बच्चों को तालीम नहीं देते, जब उनका बुनियादी हक से आप उनको महरूम रखते हैं, तो वो बच्चे जो हैं वो किसी बीमारी या किसी माजूरी का शिकार ना भी हों तो हम उन्हें ज़हनी तौर पे उन्हें माजूर बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो कॉन्सेप्ट है पूरे का पूरा माजूरी का, उसको रिविजिट करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। ठीक है, आसमा, आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल काफ़ी नहीं है और इसमें बहुत मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। मैं ये सिन्फी इम्तियाज़ पे आपको बताऊंगी कि यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट है कि अगर हम जेंडर गैप को कम कर सकें तो हम अपनी जीडीपी को 30% बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए लैक ऑफ कमिटमेंट, पॉलिटिकल विल और फोकस की वजह से हम क्या अपॉर्चुनिटीज आया कर रहे हैं। तो आपके ऑप्शन भी नो के साथ है। ठीक है, तो माजूर बच्चों और सिर्फ इम्तियाज के हवाले से पॉलिसी ठीक नहीं है। तमाम तज्जियाकारों का यही कहना है। नाज़रीन, साथ ही प्रोग्राम व्यूज़ मेकर से मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।